प्रिय विद्यार्थियों, केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में मैं इतिहास अध्यापक नरेंद्र पाल सिंह आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं वो प्रकरण बीए अंतिम वर्ष का वो प्रकरण लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। वो न केवल बीए अंतिम वर्ष में अपना महत्वपूर्ण योगदान रखता है, साथ में वो आरपीएससी, एसएससी, पटवारी, ग्राम सेवक परीक्षा में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान रखता है। रावचंद्र सेन कौन था और रावचंद्र सेन का मुगलों के साथ में क्या प्रतिरोध रहा, इसके बारे में इस प्रकरण में अपन अध्ययन करेंगे। इस प्रकरण में का अध्ययन करने से पहले कुछ रावचंद्र सेन के बारे में कुछ परिचय अपन पढ़ेंगे कि ये रावचंद्र सेन कौन था। रावचंद्र सेन के जो पिता थे वो मालदेव थे, जो मारवाड़ के एक बहुत बड़े शक्तिशाली शासक हुआ करते थे, जिसे हसमत वाला राजा कहा जाता था। राम मालव देव की धाक कई आसपास के राज्यों के अंतर्गत थी, लेकिन उस समय एक अफगान शासक शेरशाह सूरी की टक्कर राम मालदेव के साथ में होती है, जिसे इतिहास के अंदर सुमेलगिरी का युद्ध कहते हैं। यह प्रश्न बीए अंतिम वर्ष में अगली साल आया था। सुमेलगिरी का जो युद्ध है वो 1544 में राम मालदेव और रावचंद्र सेन के राम मालदेव जो रावचंद्र सेन के पिताजी थे और अफगान शासक शेरशाह सूरी के मध्य लड़ा गया, जिसमें अफगान शासक शेरशाह सूरी की विजय हुई और मालदेव को पराजय का सामना करना पड़ा। इस युद्ध के बाद में शेरशाह सूरी के मुंह से एक शब्द निकलता है जो आपको बहुत प्रसिद्ध है, वो शब्द कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, ये शब्द उसके मुंह से निकलते हैं। ये रावचंद्र सेन उसी मालदेव का पुत्र था। मालदेव का किसका पुत्र था? मालदेव, जिसे हसमत वाला राजा कहा जाता है। जैसे ही एक दिन मालदेव की मृत्यु हो गई, या से राजस्थान मारवाड़ क्षेत्र को छोड़कर मारवाड़ क्षेत्र को छोड़कर मृत्यु हो गई। 1562 ईस्वी की बात है। जैसे ही मालदेव की मृत्यु हो गई, तो वैसे उनके बेटे तो बहुत सारे थे, लेकिन उनका एक बेटा था जिसका नाम था रावचंद्र सेन, जिससे राम मालदेव का उसके प्रति अति लगाव था और प्रजा का भी उनके ऊपर अधिक विश्वास था। तो राम मालदेव ने रावचंद्र सेन को अपने जीते जी मारवाड़ का शासक घोषित कर दिया था। जैसे ही राम मालदेव की मृत्यु हो गई, तो जनता के सहयोग से रावचंद्र सेन मारवाड़ की राजगद्दी पर बैठे, मारवाड़ के शासक बने। मारवाड़ जोधपुर के शासक बने। और कब बने? वो 1562 ईस्वी में रावचंद्र सेन का राज्यारोहण और राज सिंहासन पर बैठे थे 1562 ईस्वी में। जैसे ही रावचंद्र सेन मारवाड़ की राजगद्दी पर बैठते हैं, मारवाड़ के शासक बनते हैं, तो उनके 3 भाई थे जिन्होंने उनका विरोध कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उसका भाई रावचंद्र सेन मारवाड़ का राजा बने, मारवाड़ का शासक बने। वो भी मारवाड़ का शासक व राजा बनना चाहते थे। एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि एक मयान में 2 तलवार नहीं रह सकती हैं। तो इसी प्रकार इन भाइयों ने मिलकर रावचंद्र सेन का विरोध करना शुरू कर दिया। और उनके कौन से भाई थे? जैसे उनका एक भाई था राम, एक भाई का नाम था रायमल, और एक भाई का नाम था उदय सिंह। जैसे ही वो राज सिंहासन पर बैठा, तीनों भाइयों ने उसका विरोध कर दिया। इन सभी भाइयों में एक उसका भाई था राम, बहुत शक्तिशाली और कूटनीतिज्ञ था। इसने
ये भी मारवाड़ का शासक बनना चाहता था और मारवाड़ की शासक और खुर्शी को प्राप्त करने की लालसा में अपने दुश्मन के साथ में दोस्ती कर लेता है और सीधा वो दिल्ली के बादशाह अकबर के पास में जाता है। किसके पास में? दिल्ली के बादशाह अकबर के पास में गया और अकबर से सहायता की याचना करता है कि आप मुझे मारवाड़ का शासक बना दे, आप मुझे मारवाड़ का शासक बना दे। तो अकबर इस रावचंद्र से अकबर राम की इस प्रार्थना को सुनता है और उसकी सहायता करता है और जिसकी सहायता से राम बनता है मारवाड़ का शासक। इनकी सहायता से कौन? राम। ये उसका कुछ परिचय था। वैसे एक मालदेव रावचंद्र सेन की एक और भी मारवाड़ से कोई भी प्रश्न पूछा जाता है कि रूठी रानी के नाम से कौन सी रानी प्रसिद्ध थी? उमादेव। कौन सी रानी थी? उमादेव। ये फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत आरपीएससी द्वारा आयोजित जो प्रथम श्रेणी की जो परीक्षा है इसके अंदर पूछा गया था कि रूठी रानी किस रानी को कहा जाता है? उमादेव को कहा जाता है। ये तो कुछ परिचय था कि 1562 में बैठे भाइयों ने उसका विरोध कर दिया और राम ने अकबर की सहायता से मारवाड़ का शासक बनना चाहता था उसका भाई, जिसके कारण मुगल और रावचंद्र सेन के मध्य एक प्रतिरोध उत्पन्न हो गया। प्रतिरोध यानी दोनों के मध्य विद्रोह उत्पन्न हो गया। राम मालदेव और मुगल शासक अकबर और रावचंद्र सेन के मध्य प्रतिरोध के कौन से कारण जिम्मेदार थे? कौन से कारण जिम्मेदार थे? जैसे पहला बिंदु देखा जाए कि प्रतिरोध की नीति क्या अपनाई, प्रतिरोध की नीति उसने क्या अपनाई थी। जैसे जोधपुर पर मुगलों का अधिकार, जैसे ही रावचंद्र सेन राजा बना तो मुगलों ने जोधपुर के ऊपर अधिकार कर लिया। दूसरा बिंदु है रावचंद्र सेन द्वारा मुगलों का विरोध जारी रखना। रावचंद्र सेन जोधपुर से हार जाने के बाद फिर भी मुगलों का संघर्ष जारी रखा, उनके सामने आत्मसमर्पण नहीं किया। तीसरे बिंदु के अंतर्गत बात करें रावचंद्र सेन की अकबर से भेंट। रावचंद्र सेन की एक बार अकबर से पुनः भेंट होती है। क्या पता मुगल बादशाह अकबर मान जाए और हमें मारवाड़ का शासक पुनः बनाया जाए, इनकी लालसा में वो अकबर से भेंट भी करता है। चौथे बिंदु की बात करें भादरा जोन पर मुगलों का आक्रमण। पांचवा बिंदु सिवाना पर मुगल आक्रमण और छठे बिंदु की बात करें पोखरण पर भाटियों का अधिकार और सातवें बिंदु की बात करें रावचंद्र सेन का निर्वाचन काल और आठवां बिंदु है रावचंद्र सेन की मृत्यु कैसे होती है। आइए एक एक बिंदु पर अपन अध्ययन करेंगे, आप अंतिम समय तक मेरे साथ बने रहें। पहला जो बिंदु है, पहले बिंदु की अगर हम बात करें, जैसे ही रावचंद्र सेन मारवाड़ का शासक तो बन गया है और मारवाड़ का शासक बनते ही मुगलों ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। क्योंकि इसके आक्रमण करने का मुगलों का कारण यह था कि रावचंद्र सेन ने अकबर के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया, जिसके कारण अकबर रावचंद्र सेन के ऊपर नाराज था और उसे दंडित करना चाहता था। तो उसने सबसे पहला जो टारगेट बनाया उसका मारवाड़ और जोधपुर को अपना टारगेट बनाता है और पहला आक्रमण उसने किया जोधपुर पर मुगलों का अधिकार। अकबर ने अपने सेनापति, उस समय दिल्ली के बादशाह थे अकबर ने अपने सेनापति हुसैन कुली खां के नेतृत्व में एक विशाल सेना, यह बात है 1564 ईस्वी की, 1564 ईस्वी के अंतर्गत अकबर ने अपने सेनापति हुसैन कुली खां के नेतृत्व में एक सेना जोधपुर पर आक्रमण करने के लिए भेजी। हुसैन कुली खां ने एक विशाल सेना लेकर जोधपुर को चारों ओर से घेर लिया, जोधपुर के दुर्ग को चारों ओर से घेर लिया। घेरा बहुत दिनों तक चला और रावचंद्र सेन वीरता पूर्वक हुसैन कुली खां और अकबर के सेनापति का मुकाबला करते रहे और घेराव लंबे समय तक चला, जिसके कारण
रावचंद्र सेन को रसद की कमी हो गई, रसद सामग्री खत्म हो गई, खाद्य सामग्री खत्म हो गई। अब देखो भाई, खाद्य सामग्री समाप्त हुई है, खत्म हुई है, तो या तो दुर्ग का द्वार खोलना पड़ेगा या मुगलों से युद्ध करना तो पड़ेगा, रसद सामग्री खत्म हो गई। तो रावचंद्र सेन ने दुर्ग के सारे दरवाजे खोल दिए और वहां से जैसे जैसे करके रावचंद्र सेन जोधपुर दुर्ग से भागकर सीधा चला जाता है भादरा जून। कहां पर शरण लेता है? भादरा जून। जोधपुर दुर्ग को छोड़कर सीधा कहां चला गया? भादरा जून। इसी प्रकार 1567 ईस्वी में जोधपुर पर मुगलों का अधिकार हो गया। यह आपको मैंने समझा दिया है। देखो, अकबर का सेनापति हुसैन कुली खां था, 1567 की बात है, आक्रमण कर दिया जोधपुर पर, जिस पर रावचंद्र सेन ने उनका वीरतापूर्व मुकाबला भी किया। लेकिन दुर्ग के अंतर्गत रसद सामग्री खत्म होने के बाद मजबूरन होकर उसको दुर्ग के दरवाजे खोलने पड़े और वो जैसे जैसे करके जोधपुर को छोड़कर भादरा जून चला जाता है और इसी प्रकार जोधपुर मुगलों के अधिकार में चला गया। दूसरा बिंदु है रावचंद्र सेन द्वारा मुगलों का विरोध जारी रखना। मुगलों का विरोध जारी रखना। ऐसा नहीं है कि जोधपुर पर अधिकार हो जाने के बाद रावचंद्र सेन ने मुगलों का प्रतिरोध नहीं किया। इसके बाद में उसने मुगलों का जो विरोध है वो जारी रखा। क्या रखा? मुगलों का विरोध। इसके बाद में भी उसने क्या कर दिया? मुगलों का विरोध जारी रखा। इसके बाद में भी उसने मुगलों का विरोध क्या रखा? जारी रखा, विरोध जारी रखा। ऐसा नहीं है कि हाथ बांध के बैठ गए। उनके कुछ साथी थे, उनको लेकर वो भादरा जून चला गया और भादरा जून में अपना और अपने साथियों का खर्चा चलाने के लिए उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई रावचंद्र सेन को कि रावचंद्र सेन को मजबूर होकर अपना और अपने साथियों का खर्चा चलाने के लिए, साथियों यानी दोस्त साथियों का खर्चा चलाने के लिए उसने अपने सारे जेवरात और आभूषण बेच दिए और उसने 4-6 वर्षों तक मुगलों का विरोध जारी रखा और अपने सारे जेवरात और आभूषण बेच दिए और विरोध भी जारी रखा। ऐसा नहीं कि उन्होंने विरोध करना छोड़ दिया कि भाई जोधपुर पर अधिकार हो गया है तो मैं विरोध करना छोड़ दूं, नहीं। इसके बाद भी विरोध 6 वर्षों तक उसने विरोध किया। इसने 6 वर्षों तक रावचंद्र सेन ने मुगलों का विरोध कर दिया और विरोध करते करते उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। तो उसके पास जितने भी जेवरात थे, आभूषण थे, सभी को बेच दिया, जिससे अपना खुद का और अपने साथियों का खर्चा चलाया। यह दूसरा बिंदु था। बात करें अपने तीसरे बिंदु की, रावचंद्र सेन से अकबर से कैसे भेंट होती है। आइए, रावचंद्र सेन भादरा जून था। कहां था? भादरा जून। रावचंद्र सेन भादरा जून था, ये जालौर के अंदर है। जब रावचंद्र सेन भादरा जून था तो उन्हें सूचना मिली कि दिल्ली के बादशाह अकबर साहब है, नागौर के अंदर एक बड़ा दरबार लगाते हैं। ये नागौर दरबार, ये प्रश्न कई बार आया है, नागौर दरबार कब लगा था दरबार? ये 1570 की बात है। कब है? 1570। रावचंद्र सेन को सूचना मिली कि अकबर नागौर में एक बहुत बड़ा दरबार लगा रहा है। और दरबार कब लगा रहा है? 1570 में। नागौर दरबार कब लगा? ये प्रश्न कई बार आता है, 1570 में। जब रावचंद्र सेन को ये सूचना मिली तो वो भी अकबर को मिलने के लिए और मारवाड़ राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए वो भादरा जून से सीधा नागौर चला गया और अकबर के दरबार में वो उपस्थिति अपनी दर्ज करवाता है, अकबर के सामने उपस्थित हो जाता है और इसे देखकर अकबर बहुत खुश हो जाता है। नागौर दरबार के अंदर जैसे ही रावचंद्र सेन आते हैं और सभी राजा वहां बैठे हुए थे, यहाँ तक कि उसका भाई राम भी बैठा हुआ था, सभी अचानक देखने लग जाते हैं।
उस समय बादशाह अकबर राव चंद्रसेन के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता और राव चंद्रसेन को जलील करता है, और राव चंद्रसेन को ये सब अच्छा नहीं लगा और राव चंद्रसेन को ये सारी बातें अच्छी नहीं लगी और राव चंद्रसेन को लड़ा कि बादशाह अकबर हैं, हमें सभी राजपूत राजाओं को, जितने भी राजपूत राजा हैं उनको लड़ा रहा है, एक दूसरे से युद्ध करवा रहा है, गृह युद्ध करवा रहा है। तो ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने अपने एक बेटे को साथ में लेकर गए थे और बेटे से कहा, बेटा तो इस दरबार के अंदर, पूरी दरबार जो चल रहा है ख़त्म होने के बाद ही आना, मैं तो यहाँ से चला गया। और राव चंद्रसेन उस नागौर दरबार को छोड़कर चला गया। प्रश्न आ जाए कि नागौर दरबार कब लगा था? 1570 में। और किसने लगवाया था? अकबर में, अकबर ने लगाया था। उसमें राजस्थान के सभी राजा आए थे, केवल मेवाड़ क्षेत्र से महाराणा प्रताप नहीं आए, और मारवाड़ से राव चंद्रसेन तो आए थे, लेकिन इस दरबार के अंदर आते ही वो वापस चले गए। ये आप बिल्कुल ध्यान देने योग्य बातें हैं। चलो, ये तो था भाद्राजून से चलकर आए थे, क्या पता अकबर हमारे ऊपर खुश हो जाए और हमें मारवाड़ का शासक पुनः बनाया जाए, इसके लिए वो आए थे। कौन? राव चंद्रसेन। अगला बिंदु की बात करें, भाद्राजून पर मुगलों का आक्रमण। जैसे ही नागौर दरबार में बिना कुछ कहे राव चंद्रसेन लौट गए, तो अकबर को यह बात अच्छी नहीं लगी कि मेरा जो दरबार चल रहा है वो अचानक यहाँ से उठकर चला गया। ये अकबर को बात बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, अकबर को बुरा लगा, और अकबर अपने एक सेनापति को बुलाता है। अकबर ने अपने एक सेनापति को बुलाया और उस सेनापति का जो राव चंद्रसेन मुगलों पर आक्रमण, एक अपने सूबेदार को बुलाया, सूबेदार को बुलाया, और सूबेदार का नाम था कल्ला खान। क्या नाम था? कल्ला खान। एक सूबेदार जो अजमेर का सूबेदार हुआ करता था, उसको बुलाया। देख भाई, तुम्हें एक विशाल सेना लेकर आक्रमण करना है भाद्राजून पर, और उस समय जो भाद्राजून में मेरा एक दुश्मन है जिसका नाम है राव चंद्रसेन के ऊपर अटैक करना है, और उसे भाद्राजून से भगाना है, और उसे आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करना है। तो अकबर ने अजमेर के सूबेदार कल्ला खान के नेतृत्व में एक विशाल सेना भाद्राजून के ऊपर आक्रमण करने के लिए भेजी। राव चंद्रसेन ने उनका वीरतापूर्वक मुकाबला कर दिया, और जब राव चंद्रसेन को लगा कि अब मेरी जीत होने वाली नहीं है, तो राव चंद्रसेन ने जीत होने वाली नहीं है, खाद्य सामग्री की भी कमी हो गई, तो राव चंद्रसेन ने सीधा भाद्राजून छोड़कर सीधा चला जाता है सिवाना। कहाँ जाता है? सिवाना। भाद्राजून से वो कहाँ चला गया? रसद सामग्री, खाद्य सामग्री खत्म हो गई, तो वो सीधा सिवाना। देखो, सिवाना के बारे में कहा जाता है कि जब जब मारवाड़ के राजाओं के ऊपर संकट उत्पन्न होता है, तो मारवाड़ के सभी राजा हैं वो सिवाना दुर्ग के अंतर्गत चले जाते हैं, इसलिए सिवाना को मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है। जब जब मेवाड़ के शासकों के ऊपर संकट उत्पन्न हो जाता है, तो मेवाड़ के जो शासक हैं वो सीधा कुंभलगढ़ चले जाते हैं, इसलिए मेवाड़ की जो संकटकालीन राजधानी है वो उसको कुंभलगढ़ को कहा जाता है। ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं। मुगल, इसी प्रकार भाद्राजून पर अधिकार किसका हो गया? अकबर का। इसके बाद में बात करें, सीधा भाद्राजून से राव चंद्रसेन कहाँ चला गया? सिवाना। कहाँ चला गया? सिवाना। मुगलों ने उसका पीछा हमेशा जारी रखा, और जब मुगलों को पता चला कि राव चंद्रसेन सिवाना चला गया है, तो अकबर ने एक बीकानेर के शासक को बुलाया। देखो भाई, भाद्राजून पर अधिकार हो गया 1571 ईस्वी को, ये ध्यान रखेंगे। सिवाना पर आक्रमण करने के लिए अकबर ने, एक राजपूत शासक है, तो उन्होंने इस बार बहुत दिमाग चलाया कि क्यों नहीं मैं एक राजपूत शासक को भेजा जाए। तो उसने बीकानेर के शासक राय सिंह को बुलाया। किसको बुलाया? राय सिंह को बुलाया, और राय सिंह के नेतृत्व में एक सेना सिवाना के दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए भेजी।
जिसमें राय सिंह ने सिवाना के दुर्ग पर आक्रमण कर दिया, वो 1574 की बात है। राय चंद्र सिंह ने राव चंद्रसेन को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर तो किया, उसने बात भी मानी। जैसे ही राय सिंह यहाँ से चले गए सिवाना से, तो राव चंद्रसेन ने पुनः सिवाना पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया। जैसे ही ये बात पता चली तो अकबर ने 1576 ईस्वी को उसके दूसरे सेनापति शाहबाज खां को 1576 में सिवाना के दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए भेजा। बहुत विशाल सेना लेकर। शाहबाज का बड़ा इंटेलिजेंट और शक्तिशाली उनका सूबेदार था। सीधा अटैक कर दिया राव चंद्रसेन के ऊपर, और राव चंद्रसेन इस शाहबाज खां के अटैक से इतना घबरा गया कि वो सीधा सिवाना दुर्ग को छोड़ दिया, और सिवाना दुर्ग को छोड़ने के बाद वो निर्वासन की जिंदगी जीने लगा। और निर्वासन की जिंदगी इसे बोलते हैं कि आज आपने सिरोही गए, सिरोही के बाद में मुगल अपने पीछे सिरोही आ गए, तो वो बाद में डूंगरपुर गए, और डूंगरपुर के बाद में अगर वो डूंगरपुर भी पीछे आ गए तो बांसवाड़ा गए, फिर अजमेर गए। तो इसको बोलते हैं निर्वासन की जिंदगी। जिस प्रकार महाभारत के अंतर्गत और इस पांडवों ने जो निर्वासन की जो जिंदगी गुजारी थी, इसके बारे में भी अपन देखेंगे। देखो, अब बात करें अपन पोखरण की। पोखरण की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? पोखरण पर भाटियों का अधिकार। देखो, पोखरण है वो जैसलमेर के अंतर्गत है। पोखरण कहाँ पर है? जैसलमेर में। और इस पोखरण के दुर्ग है वो किसके अधीन था? राव चंद्रसेन के अधीन। किसके अधीन था? पोखरण कहाँ है? जैसलमेर में पोखरण। और ये पोखरण किसके अधीन था? मारवाड़ के शासक राव चंद्रसेन के अधीन। चंद्रसेन ने यहाँ पर अपना एक सूबेदार नियुक्त किया था, जिसका नाम था आनंद राय पंचोली। क्या नाम था? पंचोली एक सूबेदार था। जब पोखरण के शासक हर राय को लगा कि राव चंद्रसेन की स्थिति दिनों दिन बहुत खराब होती जा रही है, तो हर राय ने, जैसलमेर के शासक जैसलमेर के शासक हर राय ने पोखरण के ऊपर आक्रमण कर दिया। और इधर राव चंद्रसेन के एक सूबेदार आनंद राय पंचोली थे, वो पोखरण के सूबेदार थे। किसके अधीन थे? राव चंद्रसेन के अधीन। और उधर जैसलमेर के शासक हर राय साहब ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। दोनों के मध्य जो आक्रमण हुए, और आक्रमण होने के बाद में उन दोनों के मध्य एक समझौता हो गया, जिसको इतिहास के अंदर बोलते हैं संधि। क्या बोलते हैं? संधि। दोस्ती हो गई। और संधि में वो शर्तें रखी गई कि देखो, पोखरण का जो दुर्ग है वो हर राय को दे दिया गया। इसके बदले में ये हर राय 1 लाख फदिया, 1 लाख रुपए कर्ज के तौर में राव चंद्रसेन को देंगे। कर्ज के तौर में राव चंद्रसेन को देंगे। जब तक वो कर्जा नहीं चुका दे तब तक दुर्ग उनको मिलेगा नहीं है। ये शर्तें उनके पास हो गई। इसी प्रकार ये पोखरण का दुर्ग चला गया भाटियों के पास में, और जैसलमेर के जो शासक थे वो भाटी राजपूत हुआ करते हैं, ये ध्यान रखना। और भाटियों की जो कुल देवी है वो तनोट माता है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। ध्यान रखने योग्य बातें हैं। देखो, चलो दूसरी बात अगर हम बात करें, पोखरण तक हो गए। राव चंद्रसेन, ये जो पोखरण पर जो अधिकार हुआ था वो 1576 ईस्वी के आसपास हुआ था। देखो, हमने इस सारे बिंदु। दूसरा बिंदु है राव चंद्रसेन का निर्वाचन काल। राव चंद्रसेन कि जब उनको लगा कि अब मुगल लगातार मेरे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, मेरे पीछे लगे हुए हैं मुझे आत्मसमर्पण झुकाने के लिए, तो इसके बाद में राव चंद्रसेन ने निर्वासन की जिंदगी गुजारी। आज इस जगह कौन कौन से जगह पर राव चंद्रसेन सुबके से रहे थे, आइए। राव चंद्रसेन ने निर्वासन जिंदगी के अंतर्गत जैसे ही उनको लगा तो निर्वासन के क्षेत्र के अंदर वो पहले मेवाड़ क्षेत्र में चले गए। कुछ दिन के लिए वो मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत रह गए, पहाड़ियों के अंदर रहे। पता नहीं मुगल सेना उसके ऊपर
जब मुगलों को पता चला कि वो मेवाड़ में है तो उनके पीछे आ गए। ये मेवाड़ से सीधा चले गए सिरोही में, निर्वासन जिंदगी सिरोही में, और सिरोही में ये लगभग 1.5 वर्ष तक रहे। कितने वर्ष तक रहे? जब मुगल सेना सिरोही के ऊपर आक्रमण करती है, सिरोही आ जाती है, तो वह सिरोही से सीधा चले गए डूंगरपुर में। कहाँ गए? डूंगरपुर। डूंगरपुर में एक स्थान है गलियाकोट, यहां पर चले गए और यहां पर अपना निर्वासन जिंदगी गुजारते हैं 2.5 वर्ष। जब मुगल सेना बादशाह अकबर ने इस गलियाकोट पर आक्रमण कर दिया तो ये सीधे चले जाते हैं अजमेर। कहाँ चले गए? अजमेर। और अजमेर से चले गए बांसवाड़ा। इन स्थानों पर उसने निर्वासन की जिंदगी गुजारी थी और यहाँ रहते हुए मुगलों के क्षेत्रों पर आक्रमण करते और मुगलों के क्षेत्रों पर ये लूटपाट और अटैक करता था रावचंद्र सेन। रावचंद्र सेन का निर्वासन काल कहाँ तक हुआ था? देखो प्रश्न आ जाए। सिरोही में वो 1.5 वर्ष तक रहे, मेवाड़ क्षेत्र में भी रहे थे डूंगरपुर के गलियाकोट नामक स्थान पर 2.5 वर्ष बिताया। बाद में फिर वो अजमेर भी गए थे और इसके बाद बांसवाड़ा भी गए। इसी प्रकार उन्होंने निर्वासन जिंदगी इन स्थानों पर गुजारी थी, ये ध्यान रखेंगे। अगला बिंदु है रावचंद्र सेन की मूर्ति। जैसे ही रावचंद्र सेन निर्वासन की जिंदगी गुजार रहे थे, उसी प्रकार उनके पास में किसी प्रकार का कोई संदेश सेनापति के द्वारा भिजवाया गया कि उस समय जो मारवाड़ के शासक थे कल्ला जी के देहांत हो गया है। कल्ला जी उस समय अकबर के अधीन हुआ करते थे। तो राठौर सरदारों का संदेश उसके पास में गए। रावचंद्र सेन सीधा मारवाड़ की ओर प्रस्थान कर दिया राजा साहब बनने के लिए। तो उस समय रावचंद्र सेन के सपोर्ट में सारे राठौर सरदार शामिल हुए और वो शामिल हुए तो एक जगती शासन की पहाड़ियों के ऊपर सारे राठौर सरदार आए उसके पक्ष के अंतर्गत। केवल एक जो शासक था जिसका नाम था बैसमल। क्या नाम था? बैसमल एक शासक था। ये रावचंद्र सेन का सपोर्ट करने के लिए उस मीटिंग में, उस सम्मेलन में नहीं आया। तो ये रावचंद्र सेन को बुरा लगा और रावचंद्र सेन ने कहा कि ये मेरा पक्का विरोधी है, ये मेरा क्या है? पक्का विरोधी है, मैं इसको सबक जरूर सिखाऊंगा। उसने सीधा आक्रमण कर दिया बैसमल पर आक्रमण कर दिया और पास में एक भाई साहब खड़े थे जिसका नाम था आशकरण। क्या नाम था? आशकरण ने कहा कि तुम भाई भाई लड़ोगे तो फिर कैसे होगा? फिर दुश्मन तो तुम्हारे ऊपर अटैक करेगा भी। अगर तुम भाई भाई लड़ोगे तो फिर हमारी जीत नहीं हो सकती है। तो आशकरण ने बैसमल और रावचंद्र सेन के मध्य एक संधि करवा दी। संधि का मतलब होता है दोस्ती करवा दी और इस संधि में दोनों दोस्त हो गए और दोस्ती इतनी हो गई कि रावचंद्र सेन ने इसके ऊपर विश्वास कर दिया, इस बैसमल पे, जिसके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए था। शाम को उसने एक भोजन का कार्यक्रम रखा गया उसके घर के अंदर। रावचंद्र सेन भाई साहब भी वहाँ गए, उनके साथ भोजन कर दिया और भोजन करने के बाद पुनः अपने घर लौटते हैं और अपने विश्राम गृह सचिवालय में विश्राम कर रहे होते हैं। उसी समय सुबह उठते ही देखते हैं तो रावचंद्र सेन हमेशा के लिए भगवान को प्यारे हो गए और हमारे इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गए। रावचंद्र सेन की जो मौत हुई थी वो 1581 ईस्वी को रावचंद्र सेन हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। इसी प्रकार हमने एक एक बिंदु के ऊपर अध्ययन किया है। आप इस सारे बिंदुओं को आप अच्छी तरह से पढ़िएगा और एक एक बिंदु का नोट्स भी बनाइए। अपन अगले वीडियो के अंदर और भी आप लोगों से मिलना होगा, तो उसमें मेरी इस वीडियो के अंदर मुझे प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा ताकि अपन उसमें और भी अच्छा करने का प्रयास करें। जैसे साथ में जोधपुर पर मुगलों का अधिकार। धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं।